छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं में प्रेमचंद के फटे जूते इस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको इसका सिर्फ सारांश बताऊंगा और स्क्रीन पे भी मैंने कुछ इसका सारांश शेयर किया हुआ है। थोड़ा सा ही उसी को ही मैं थोड़ा एलेबरेट करता हूँ, उसको ही मैं थोड़ा इसकी व्याख्या कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। क्योंकि इस पाठ को मैं जब आपकी ऑनलाइन क्लास होगी तो पूरा विस्तार से बताऊँगा, यहाँ पे सिर्फ संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। वैसे भी आज की जो क्लास थी उसमें मैंने इसके बारे में आपको हल्का सा बता दिया था, अपने थोड़ा शुरू कर लिया था इस पाठ को। तो जो आपके सामने शेयर करके रखा है उससे अलग मैं हटके कुछ और थोड़ी सी बातें बता दूं। यदि हम इस पाठ का परिचय देखें, इस पाठ का यदि परिचय देखते हैं तो इसको लिखा किसने है, कोई बताएगा? हरिशंकर परसाई। किसने? हरिशंकर परसाई जी ने इसको लिखा है। और ये अपने मध्य प्रदेश के ही हरिशंकर परसाई जी 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जमानी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने इस पाठ को लिखा है प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद्र के बारे में आप सब जानते हो। प्रेमचंद्र जी के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। अपने स्टार्टिंग में सबसे पहला जो पाठ पढ़ा था कक्षा 9वीं में, दो बैलों की कथा, वो भी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ था। और अपने उस समय भी देखा था कि प्रेमचंद्र जो है एक महान साहित्यकार हुए। हिंदी साहित्य में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वो बहुत बड़े उपन्यासकार, है ना, कहानीकार, कथाकार, बहुत सी चीज़ों में उनकी ख्याति साहित्य के क्षेत्र में उनको प्राप्त हुई है। तो अब प्रेमचंद्र जी के जूते फटे, प्रेमचंद्र के फटे जूते शीर्षक से अपन को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद्र जी ने जो जूते पहने हुए वो फटा कैसे हो सकता है। एक सीधी सी अपने दिमाग में एक बात आती है कि इतना बड़ा साहित्यकार, हाँ, हिंदी को इतने ऊंचे स्थान पर ले जाने वाला व्यक्तित्व, और उनके बारे में अपन ने बहुत सी बातें जानी, अपने को मालूम है, लेकिन अब उनके जूते फटे, अर्थात क्या उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी? हाँ, आर्थिक मतलब दुर्बलताओं के कारण उनके साथ ऐसा हुआ। ये इस एक स्वाभाविक सा जो प्रश्न है हमारे मन में आता है। तो मैं थोड़ा परिचय इसको बता दूं आपको। प्रस्तुत व्यंग निबंध प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से लेखक ने लेखकों की आर्थिक स्थिति पर व्यंग किया है। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी ने लेखकों की आर्थिक स्थिति के ऊपर एक व्यंग किया है। समाज में व्याप्त कुरीतियों पर ठोकर मारने वाले व्यक्तित्व की ऐसी दशा, इसी को लेखक ने अपने व्यंग का विषय बनाया। और समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ है, समाज में व्याप्त जो बुराइयाँ है ना, जो बातें जो हमको पसंद नहीं, ऐसी बातें जो समाज में व्याप्त है, उसके ऊपर कुठाराघात करने वाले या उसको ठोकर मारने वाले, है ना, उनके जूते फटे हुए, इस व्यंग के द्वारा लेखक ने इस पाठ का चित्रण किया है। ठीक है, प्रेमचंद्र का चित्र। लेखक के सामने प्रेमचंद्र और उनकी पत्नी का फोटो खिंचाने की मुद्रा में एक चित्र है। हरिशंकर जी परसाई के पास लेखक जो है उस पाठ के, उनके पास प्रेमचंद्र और उनकी पत्नी का एक फ़ोटो है। और एक फ़ोटो खिंचाने की मुद्रा की स्थिति में, मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए जो बैठे हुए होते हैं, और वैसी फ़ोटो उनकी है उनके पास। ठीक है, ऐसा वो बताना चाह रहे हैं, जिसमें वह धोती कुर्ता और टोपी पहने, हुए हैं। ठीक है, उनकी कनपटी चिपकी, गालों की हड्डियाँ उभरी और मूछें घनी है। और उनके बारे में बताया जा रहा है, उनका व्यक्तित्व बताया जा रहा है कि उनकी कनपटी चिपकी हुई, गालों की हड्डियाँ उभरी हुई और मूछें उनकी घनी उस फोटो में। पैरों में बेतरबी बंधे जूतों के बंद से लोहे की पतरी निकल आई है। और कैनवस के जूते उन्होंने पहने हुए हैं, और कैनवस के जूते में जो बंद है, बंद में एक लोहे की पतरी जो होती है, जिससे अपन लेस को उन छेदों में अंदर डालते हैं, है ना, पिरोते हैं, तो वो जो पतरी है, लोहे की पतरी, वो क्या है, वो निकली हुई है। और इसलिए जो है जूते उनके कैसे बंधे हुए, बेतरबी तरीके से, मतलब व्यवस्थित तरीके से उनकी लेस बंधी हुई नहीं है ना। और इसी कारण जो है वो मतलब उनके पैर में जूता बहुत ही ख़राब दिख रहा है। एक तो फटा भी है, दूसरी बात उनकी जो लेस है वो बेतरबी तरीके से बंधी है। क्योंकि उसकी जो लोहे की पतरी है वो निकल चुकी है। स्वाभाविक है, पुराना होने के कारण ऐसा होता है। बाएं पैर के जूते के छेद से उंगली बाहर निकलती है।
और उस फोटो में वो देखते हैं कि बाएं पैर का जो छेद है, बाएं पैर का जो जूता है उसमें एक छेद हो गया है और उससे उनकी उंगली कैसी है, बाहर निकली हुई है। ये लेखक उस फोटो में देखते हैं और ये कल्पना करते हैं और ये व्यंग्य कर रहे हैं। यहाँ पर परसाई जी जो है एक व्यंग्य कर रहे हैं हमारे समाज की स्थिति को बताते हुए, या फिर ये कह लो कि जो साहित्यकार हुए, जो लेखक हुए, उनकी आर्थिक तंगी की स्थिति को बताते हुए वो यहाँ पे यहाँ पे लिख रहा है। प्रेमचंद्र की फोटो और लेखक की चिंता। लेखक की निगाह प्रेमचंद्र के जूते पर अटक गई। लेखक की निगाह जो है प्रेमचंद्र के जूते पर अटक गई है। वो सोचता है कि जो व्यक्ति फोटो में ऐसा दिखता है वो अपने वास्तविक जीवन में कैसा होगा। अब स्वाभाविक है कि जब हम फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खिंचाने के लिए हम अपने आप को रेडी करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बेहतरीन कपड़ा घर में होगा, जो ड्रेस होगी उसको हम पहनेंगे, है ना, अच्छे जूते पहनेंगे, हम अपने आप को संवारेंगे। तो वो लेखक कुछ इस बात की चिंता है कि लेखक की निगाह प्रेमचंद्र के जूते पर अटक गई और वो सोचता है कि जो व्यक्ति फोटो में ऐसा दिखता है वो अपने वास्तविक जीवन में कैसा होगा। भाई फोटो खिंचाने के लिए तो व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है, सब ठीक ठाक करता है ना, सजाता है, संवारता है, तो ये वास्तविक उसका वो कैसा होगा। पर फिर वो सोचता है कि प्रेमचंद अलग अलग अवसरों पर पोशाक बदलने वाले आदमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक व्यंग्य यहाँ पर लेखक कर रहा है कि प्रेमचंद जो है अलग अलग अवसरों पर पोशाक बदलने वाले व्यक्ति नहीं है ना। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि व्यक्ति जो अलग अलग अवसरों पर अपने अलग अलग व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, पोशाक उसकी अलग अलग होती है। लेकिन लेखक कह रहा है कि प्रेमचंद्र अलग अलग अवसरों पर पोशाक बदलने वाले व्यक्ति नहीं है। उनके चेहरे की बेपरवाही और विश्वास देखकर वह सोचता है कि लेखक को अपने फटे जूतों की चिंता नहीं। और उनके चेहरे पर जो बेपरवाही है, मतलब उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे जूते फटे हुए हैं, मेरी धोती या मेरे जो मैंने कपड़े पहने हुए, मेरी टोपी गंदी सी है, ख़राब है ना, इससे, या फिर लेस इसकी ठीक से बंधी नहीं हुई। इन सब बातों का लेखक के व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो बेपरवाह है और विश्वास उनके चेहरे पर अलग ही झलक है। ये देखकर वो सोचता है कि लेखक को अपने फटे जूतों की चिंता नहीं है। ये देख हरिशंकर जी परसाई सोचते हैं कि लेखक को अपने जूतों की कोई चिंता नहीं है। प्रेमचंद्र की व्यंग्यपूर्ण हंसी। फोटो में प्रेमचंद्र की व्यंग्यपूर्ण हंसी देखकर, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ सिर्फ, जब अपना चैप्टर अपन पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास में तो उसका विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। प्रेमचंद्र की व्यंग्यपूर्ण हंसी। उस फोटो में वो देखते हैं कि प्रेमचंद्र क्या कर रहे हैं, व्यंग्यपूर्ण तरीके से हंस रहे हैं। फोटो में प्रेमचंद्र की व्यंग्यपूर्ण हंसी देखकर लेखक सोचता है कि इससे अच्छा प्रेमचंद फोटो खिंचवाने से मना कर देते। जिस प्रकार से व्यंग्यपूर्ण तरीके से वो हंस रहे हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से हंस रहे, एक प्रकार से वो समाज पे हंस रहे, दूसरों पे हंस रहे उस फोटो में, तो ये देखकर लेखक को लगता है कि इससे अच्छा ये होता कि ये फ़ोटो खिंचाने से क्या कर देते, मना कर देते। फिर सोचता है कि शायद पत्नी के आग्रह पर आ गए हो। वो प्रेमचंद्र का दुख अंदर तक महसूस करता है और लेखक ये सोच लेता है कि शायद पत्नी ने बहुत आग्रह किया होगा, निवेदन किया होगा कि नहीं फ़ोटो खिंचाना ही अपने को, एक साथ अपनी फ़ोटो होनी चाहिए, है ना। इस आग्रह के ऊपर प्रेमचंद्र जी तैयार हो गए होंगे फ़ोटो खिंचाने के लिए और वो प्रेमचंद्र के दुख को अंदर तक महसूस करते हैं। कौन? हरिशंकर परसाई। लेखक सोचता है कि लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते, कोट और बीवी तक उधार मांग लेते हैं। एक प्रकार से व्यंग किया गया है कि हम फ़ोटो खिंचवाने के लिए, आम जो लोग है ना, वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए या फिर कह लो कि अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए, अपना व्यक्तित्व को दूसरे के सामने अच्छा बताने के लिए, होता यह है कि हम जैसे जो होते हैं वैसा हम प्रदर्शित होना नहीं चाहते, है ना। हमारा व्यक्तित्व कितना भी खराब हो लेकिन हम दूसरों के सामने कैसा अपने आप को संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न, प्रभावशाली और हर प्रकार से सक्षम व्यक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन लेखक ये देख रहे हैं कि प्रेमचंद्र जैसे है ना, जैसे वास्तव हैं वैसे ही वो दिखना भी चाहते हैं और जैसा उनका व्यक्तित्व हो वैसे ही फोटो में भी अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि वो सोचता है कि शायद पत्नी के आग्रह पर वो फ़ोटो खिंचाने के लिए तैयार हो गए, या और फिर उनको ये लगता है कि ये प्रेमचंद्र के दुख को अंदर तक महसूस करते हैं। उस फोटो के माध्यम से प्रेमचंद्र के अंदर के दुख को महसूस करते हैं। लेखक सोचता है कि लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते, कोट और बीवी तक उधार मांग लेते हैं। फ़ोटो में सुगंध आ जाए इसके लिए इत्र लगा देते हैं। बहुत से लोग तो कई बार आपने देखा होगा कि मतलब लेखक ये व्यंग्य कर रहा है कि किस प्रकार से हम अपने आप को अच्छा बताने के लिए हम हर कुछ दूसरों से मांग सकते हैं, है ना, मांग लेते हैं। हमारे पास नहीं भी हो तो भी हम दूसरों की गाड़ी पर बैठ के फ़ोटो खिंचा लेते हैं, दूसरों की कोट लेकर हम फ़ोटो खिंचा लेते हैं, है ना, और अपने व्यक्तित्व को ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम बड़े संपन्न हैं, हम बहुत प्रभावशाली है, हमारे में ये इस प्रकार की योग्यता है।
तो ये एक लेखक यहाँ पे क्या कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है। गंदे आदमी की भी फोटो खुशबूदार होती है। लगा लोग, मतलब जो गंदे भी है ना, लोग यहाँ पे एक व्यंग्य किया कि लोग इत्र तक लगवा लेते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। क्या लगा लेते हैं अपने कपड़ों में? इत्र, ताकि उसकी फ़ोटो से क्या आ जाए, खुशबू आए। तो गंदा आदमी भी कैसा दिखने लगता है? खुशबूदार हो जाता है। उसे उसे बात चुभती है कि फ़ोटो में भी प्रेमचंद का जूता फटा हुआ है, लेकिन लेखक को ये बात हमेशा उस फोटो को देख कर चुभती है कि लेखक का जो मतलब प्रेमचंद्र का जो जूता है वो कैसा है, यहाँ पे भी फटा हुआ। जूता को लेखक फटा हुआ, पर ऊपर से नहीं, उसका तला घिस गया है, वह तो ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता है। लेकिन लेखक जो है अपने जूते के बारे में बता रहा है कि मेरा जूता तो क्या है, ऊपर से फटा नहीं, लेकिन उसका तलवा घिस गया। तलवा घिसना मतलब बहुत ज़्यादा, जब आदमी चलता है या फिर उसके नीचे से वो घिस गया, लहूलुहान है ना, उसको चलने में दिक्कत हो रही। आज हम समाज में ये स्थिति देख रहे हैं, हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, या फिर हम लोन में दबे हुए हैं, कर्ज में दबे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अपने शान और शौकत को बोलना नहीं चाहते। हम दिखावा करते हैं, हम दिखावे का जीवन जीते हैं। इसलिए हमारे जो तलवे कैसे हैं, ये घिस चुके हैं, लहूलुहान है। ऐसा यहाँ पे लेखक बताने का प्रयास कर रहा है। वो कहता है कि मेरे जूते ऊपर से तो साबुत दिखते हैं, साफ सुथरे हैं, अच्छे, लेकिन नीचे से जो है मेरा तलवा घिस गया है ना, मेरा तलवा इसमें घिसा, और उसकी उंगलियों का बाहर नहीं आने देता, और उसकी जो उंगलियां जो है उससे बाहर नहीं आ रही, लेकिन उसका तलवा घिसा हुआ है, उसका पैर जो है लहूलुहान है। ऐसे फटे जूते में लेखक कभी अपने फ़ोटो नहीं खिंचाना चाहेगा। लेखक अपने बारे में कहता है कि ऐसे फटे जूते में वो कभी अपनी फ़ोटो नहीं खिंचाना चाहेगा। व्यंग्यपूर्ण मुस्कान का मतलब, लेखक प्रेमचंद्र की मुस्कान का मतलब जानना चाहता है। वह पूछता है कि क्या होरी का गोदान हो गया, या फूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई है, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया। लेखक को लगता है कि माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। ये सब जिनके बारे में अपने कहा, एक लेखक मतलब प्रेमचंद्र जी की महान रचनाओं में से इनकी गिनती होती है। एक महान उपन्यास, महान कहानी है इनकी, है ना। तो ये वो लेखक को ऐसा लगता है। जूते फटने का कारण, लेखक सोचता है कि प्रेमचंद्र का जूता क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए 2 मील का चक्कर लगाने से फट गया था, अथवा किसी कठोर चीज़ को ठोकर मारने से। तो लेखक वो सोचता है कि क्या किसी बनिए के तगादे से बचने के लिए वो बहुत चले, जिसके कारण जूता फट गया। तो उससे तो अंगूठे के सामने नहीं फटता, तलवा घिसता है ना। और उसका लेखक का क्या घिसा हुआ है? जूते का तलवा घिसा हुआ है ना। प्रेमचंद्र रास्ते के टीले से बचकर निकलने के बजाय उस पर जूते से ठोकर मारते रहे, और वो उसको लगता है कि प्रेमचंद्र जो है वो रास्ते के जो टीले से बचकर निकलने के बजाय उन्होंने क्या किए, उन्होंने जो टीले थे उसको ठोकर मारी। मतलब जो समाज में कुरीतियाँ, बुराइयाँ, है ना, ये सब जो थी उसको उन्होंने हमेशा क्या मारी है? ठोकर मारी। ठीक है। अब जूते से निकली अंगुली का संकेत, लेखक सोचता है कि प्रेमचंद जिसे घृणित समझते थे, जूते से निकली अंगुली उसी और संकेत कर रही है, या फिर जिसे ठोकर मारकर प्रेमचंद ने अपना जूता फाड़ लिया है उसकी ओर संकेत कर रही है। यहाँ पे लेखक हरिशंकर जी परसाई सोच रहे हैं। अब ये सोचते हैं कि जो जिसे घृणित समझते थे प्रेमचंद्र जी, है ना, जिन बातों को वो घृणित समझते थे, उनको जूते से पैर उंगली निकाल कर अपना उंगली दिखा रहे हैं, या फिर उन्होंने उन टीलों को, उन अवरोधों को हमेशा ठोकर मारी है, उन बुराइयों को हमेशा ठोकर मारी है, जिसके कारण उनके जूते क्या हो गए? फट गए, है ना। प्रेमचंद्र की व्यंग मुस्कान का रहस्य ये समझाता है कि उन पर हंस रहे हैं जिन्होंने उंगली बचाने के चक्कर में अपना तलवा घिस लिया है। और प्रेमचंद्र के जो जूते से उंगली ये बताने का प्रयास कर रहा है कि उंगली मतलब प्रयास कर रही है कि जिन्होंने अपने तलवे घिस लिए, है ना, एक व्यंग्य है, तलवे घिस लिए अपने उंगली को बचाने के चक्कर में, है ना। तलवे का नाश कर लेने पर वे से कैसे चल सकेंगे, लेकिन जब अपन तलवे का नाश हो जाता है, तलवा जब खराब हो जाता है, तो चल कैसे सकेंगे। अब ये छोटा सा एक वीडियो मैंने आपके सामने यहाँ पे दिया है बेटा, इसको आप लोग देखिए, और जब भी फिर आपकी ऑनलाइन क्लास होगी तो इसके बारे में विस्तार से मैं इस पाठ को बताऊंगा। धन्यवाद।